हाय गाइस, वेलकम टू पाल कॉमर्स विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ महिपाल वगेल। आई एम एज ए टीचर एंड mentor also and provide help to younger in education and career development program. I provide mentorship program to younger in education, developing career program to younger and skills. चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो टाइम वेस्ट, रेडी टू स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एम.कॉम इग्नू से। सब्जेक्ट नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और कोड है हमारा MCO 023। ये हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें यूनिट 3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 3 है जिसमें कि हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है, हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजी इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। भाई स्ट्रेटजी को हम पढ़ना है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट एनालाइज के बारे में पढ़ेंगे, equivalent yourself with pastel analyze in the international business और assess the different alternative of strategy in the global context। और स्ट्रक्चर में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, नीड फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, हम इंटरनेशनल जरूरत क्यों पड़ी, ग्लोबल बिजनेस एनवायरमेंटल एनालाइज इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Environmental analyze in the global context. Environment analyze in the process. Pest analyzes global state entry to global market. EPRG framework. Global supply chain competitiveness. ये हमें सब पढ़ना है, वन बाय वन हम समझेंगे। आज हम किस सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा, एम.कॉम। कहाँ से, इग्नू से। और कोड क्या है हमारा, MCO 023। ये पेपर का कोड है। चलिए आज हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड डू नॉट फंक्शन इन ए वर्ल्ड। दे आर सराउंडेड बाय डिफरेंट फोर्स विच कलेक्टिवली क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर द बिजनेस। Such business environment is highly dynamic in nature. Business environment highly dynamic होता है, जो कुछ चीज़ में होता रहता है नेचर के द्वारा। This is due to region that different process forces or factors which comprise business environment determined by various variables which are not constant and change rapidly based on circumstances। जो हमारा environment है वो चेंज होता रहता है, उसमें वेरिएबल फैक्टर होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में कांस्टेंट नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, हमें इंटरनेशनल आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वन बाय वन समझेंगे हमें। नीड फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन गो इंटरनेशनल। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जाती है वाई क्रॉसिंग द डोमेस्टिक बॉर्डर को पार करती है, एज इट टू एम्प्लॉयज एंड एनी ऑफ स्ट्रेटजी इंटरनेशनल एक्सपेंशन इन्वॉल्व एस्टेब्लिश। इसका मतलब क्या है, एप्पल इंडिया में क्यों आया, वॉलमार्ट इंडिया में क्यों आया, ग्रोथ के लिए आए। सिग्निफिकेंट मार्केट इंटरेस्ट एंड ऑपरेशंस आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होम नेशन। इंटरनेशनल का मतलब है जो हमारा होम कंट्री है उसके बाहर जाते हैं, आउटसाइड बाउंड्री के बाहर जाते हैं, उसे हम इंटरनेशनल कहते हैं। ए फॉरेन मार्केट प्रोवाइड एडिशनल सेल्स, जो फॉरेन मार्केट है वो एडिशनल सेल्स प्रोवाइड करती है। अपॉर्चुनिटी फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक कॉन्स्टेंट बाय रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ इट्स डोमेस्टिक मार्केट। जैसे हमारी इंडिया है, ये इंडिया मान लो, तो जो इंडिया से हम बाहर सेल करेंगे तो ये हमें एडिशनल सेल्स होगी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आल्सो रिड्यूस द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंस ए सिंगल नेशन मार्केट, और जो डिपेंडेंस खत्म हो जाती है एक सिंगल कंट्री से जो कमाई हो रही है उससे। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड ग्लोबली टू सीक द अपॉर्चुनिटी टू अर्न एंड रिटर्न ऑन लार्ज इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, सच एज प्लांट कैपिटल इक्विपमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एनहेंस द मार्केट शेयर, अचीव द स्केल ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी स्केल है वो हमारा यूज हो सकता है। जैसे कि हमारा कुछ देश हैं जैसे कि वो अपने रिसोर्स का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे, दूसरे देश में वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
और एंड आल्सो enjoy the advantage of location. Other motives international expansion include extending the product life cycle, securing the key resource and using the low cost labor. जो इंटरनेशनल अलायंस में हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो कम होती है और जो रिसोर्स का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. However, hold their organization into the truly global organization. Manager must develop a global. Traditional means the operating with the little culture diversify competition और no longer effective. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनलाइजेशन. इंटरनेशनल एक्सपेंशन फॉक्ट विद द वेरी रिस्क. काफ़ी सारे रिस्क होते हैं, सच एज ए पॉलिटिकल रिस्क होता है. यदि हम इंडिया से बाहर हम बिजनेस करेंगे तो हमारा पॉलिटिकल रिस्क होगा वहाँ पर. इंस्टेबिलिटी ऑफ होस्ट नेशन एंड इकोनॉमिक रिस्क. फ्लैक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी और नेशनल करेंसी का रिस्क होगा. इंटरनेशनलाइजेशन एक्सपेंशन इनकी द कोऑर्डिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. मैनेजिंग एंड ग्लोबल एंटरप्राइज entail problem of overcoming trade barrier, logistic cost, culture diversity. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. भाई ग्लोबल, पहली बात तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है. यदि किसी नेशन की कंट्री से बाहर बिजनेस करते हैं उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं. और सेकंड क्या है हमारा ग्लोबल. ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है. फर्स्ट थिंग, पहली बात तो क्या एनवायरनमेंट क्या होता है. ये हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट है, ठीक है. तो ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल का मतलब है यदि वन कंट्री से बाहर, तो जो वन कंट्री से बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसे हम ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे. जैसे इंडिया है तो इंडिया को हम एनवायरनमेंट कहेंगे वन नेशन का. यदि इंडिया से जो बाहर है तो यानी कि इसमें सब कुछ आ जाएगा मतलब, तो इसे हम ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे. Environment of any entity, whether living or non-living, is comprised of its surroundings. It includes all the resource and force around that particular entity. Environment provides the entity with resource required for its survival and growth. In case of business organization, surrounding environment is called a business environment. It comprises all internal as well as external factors affecting the organization. These internal external factors also have an impact of each other. Internal factor of business environment includes all the force which can be managed and controlled organizations. Internal factor also resources and capital available with the organization. External factor include the force over which organization has no control. External factors are responsible for threat and opportunity, maybe, whereas internal factors responsible for strength and weakness. Organization environment consists of all factors which impact on organization capability. ये क्या कह रहा है, एनवायरनमेंट में क्या होता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस. एक्सटर्नल में क्या मिलता है हमारा, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. विद द बिजनेस ऑफ गोइंग ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट हैज एन एक्सप्लेन टू ग्लोबल लेवल. ग्लोबल बिजनेस इन्वॉल्व ऑपरेशन एंड बिजनेस एक्टिविटी मोर देन वन नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग टू मोर नेशंस. यानी इंटरनेशनल यानी ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है. एप्पल इंडिया में क्यों आया, वॉलमार्ट इंडिया में क्यों आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया हमारा. इसके बाद है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस पाई जाती है. इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड द रिसोर्स एंड assets and liability of an organization. It includes the strength and weakness. इंटरनल एनवायरनमेंट में हमें क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है और वीकनेस मिलती है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, मशीनरी, पैटेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट एंड सर्विस आर कंसिडर्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑन द अदर कंट्री, लीगल चार्ज, डेब्ट, लायबिलिटी एंड ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी
are the sum of the weakness of organisms. It focuses achieving the success by strengthening the core capability of organs and internal environment. Internal environment help the structuring the process of strategy formulation, whereas external environment is ways of formulation, organization, strategy. Internal environment set the boundaries for formulation of strategy in response of external environment. Success of organizations is depend upon the resource it process. It is important of organization have necessary resource to obtain maximum benefit from opportunity, and organization can gain competitive advantage in international market on the basis of unique resource and capability. इंटरनल एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है. स्ट्रेंथ से हम क्या कर सकते हैं, हम अपॉर्चुनिटी हमको गैप मतलब अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. और वीकनेस का मतलब क्या है, हमें थ्रेड को हम कम कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता क्या है, यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड. Force outside an organization can change in future course of action and decide the success and failure of the organization. External environment of an organization includes all those forces which cannot be controlled or influenced. While single organization, it includes the threat which an organization may have to face, an opportunity which an organization may get while functioning in that environment. These are factors which are faced by entire industry. External environment includes factor of industry environment. Macro. External environment को macro environment कहते हैं. Industry level factors are related to buyers, suppliers, shareholders and other intermediaries, whereas macro environment include the macro environment होता है क्या हमारा political, technological, economic, social, culture factor etc. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट. यदि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एनवायरमेंटल एनालिसिस, मतलब एनवायरमेंट को एनालाइज करना पर किस कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, यदि जो होम कंट्री है, होम नेशन है, उसके जो बाहर का एनवायरमेंट है उसे हम ग्लोबल एनवायरमेंट कहेंगे. तो ग्लोबल एनवायरमेंट एनालाइज इन्वॉल्विंग स्कैनिंग द डिफरेंट एनवायरमेंट ऑफ डिफरेंट नेशन बिफोर preparing strategy. International business has a necessity to assess the requirement of international market in order to gain competitive advantage. Environmental scanning include the scanning the internal as well as external environment. जो हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग होती है. इंटरनल एनवायरनमेंट कैन बी एनालाइज बाय स्कैनिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी. SWOT एनालाइज, ये क्या होता है, SWOT एनालाइज क्या होता है भैया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. Once the managers have learned about the organization's strength and weakness, they should scan the external or macro environment for analyzing. पहले हमें स्ट्रेंथ वीकनेस को एनालाइज करने के बाद वो मैक्रो एनालाइज करते हैं. मैक्रो का मतलब है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव. For example, managers should analyze the technology assets or organization then analyze needs for the customers along with current trends of the industry and activity adopted by the competitors. Global environment scanning should include critical analysis of global trends and market segmentation for the organization to develop strategy for effectively and penetrating the already established international market, create a new global market for them. There are several ways of scanning environmental, various methods of scanning internal and external environment. VCG consulting, SWOT analysis, value chain, 5 Porter 5 forces model और 7 model, pest analysis.
ये इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, जो होम कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में बिजनेस करते हैं उसको हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं, और वहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट भी होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में दो चीज़ होती हैं, इंटरनल एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल। इंटरनल एनवायरमेंट से क्या निकलती है, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस। जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो स्ट्रेंथ वीकनेस निकलेगी। एक्सटर्नल एनवायरमेंट से क्या निकलेगा, हमारा अपॉर्चुनिटी थ्रेट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, और इंटरनल एनवायरनमेंट को हम माइक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट हमारा पेस्टल एनालाइज होता है, पेस्टल PESTLE। P फॉर पॉलिटिकल होता है, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल कल्चर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इकोनॉमिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस। एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस क्या होता है, एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस। यदि हम किसी एनवायरमेंट को एनालाइज करना है तो हमारा उसका प्रोसेस क्या होता है। एनवायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस करने का प्रोसेस क्या होता है, सेवरल स्टेप्स हैं। फैक्टर, जो फैक्टर है उनको आइडेंटिफिकेशन, जो फैक्टर है उनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, फैक्टर आइडेंटिफिकेशन। सेकंड होता है जो फैक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हमें सिलेक्ट करना होगा, फैक्टर को हमें सिलेक्ट करना होगा। थर्ड क्या होता है, वेरिएबल, जो वेरिएबल होते हैं उसे हमें एनालाइज करना होगा। और लास्ट हमारा स्ट्रेटेजिक पोजीशन। जब वेरिएबल एनालाइज करने के बाद हमें स्ट्रेटेजिक बन जाए उसको हमें पोजीशन करना होगा, यानी कि एनवायरनमेंट एनालाइज प्रोसेस। यदि हमें जो कीवर्ड है ये हमें नंबर चाहिए तो हमें कीवर्ड को हमें रटना होगा। तो इसमें हम जो पढ़ाई करेंगे हम 2 टाइप की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जैसे जो 3 इडियट मूवी है, 3 इडियट, जो 3 इडियट मूवी है उसमें 2 होते हैं, रेंचो होता है और एक चतुर होता है। तो रेंचो क्या करता है, समझता है, और चतुर क्या होता है, रटता है। तो हमें यानी कि RC, रेंचो और चतुर दोनों की कॉम्बो स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे, यानी कि हम जो पॉइंट हैं, कीवर्ड हैं उनको हमें रटेंगे और कीवर्ड को हम समझेंगे और हमें एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि हम पेपर में जो पेपर की लेंथ है उसको हम बढ़ा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, यानी एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस क्या होता है भाई, फैक्टर को हम आइडेंटिफाई करना। सेकंड होता है फैक्टर को सिलेक्ट करना। थर्ड होता है वेरिएबल एनालाइज, जो भी वेरिएबल है उनको एनालाइज करना। फोर्थ होता है हमारा स्ट्रेटेजिक पोजीशन। तो फैक्टर आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस एनालाइजिंग द एनवायरमेंटल, आइडेंटिफाई द फैक्टर प्रिवेलिंग इन द एनवायरमेंटल फैक्टर डिफर फ्रॉम नेशन टू नेशन। जो भी एनवायरमेंट जो फैक्टर होते हैं नेशन डिफरेंट होते हैं। इंडिया के जो फैक्टर हैं बिजनेस करने के वो अलग होंगे, पाकिस्तान के अलग होंगे, चीन के अलग होंगे, अमेरिका के अलग होंगे, और सभी की कंडीशन अलग होंगी, सभी के रूल्स रेगुलेशन और नेशन कंट्री जो लॉ हैं वो भी हमारे वहाँ के अलग होंगे, और वहाँ की जो कल्चर है वो भी अलग होगा, और जो कंडीशन है, इवेंट हैं, वो सब क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट वेरी टू वेरी, नेशन टू नेशन। यानी कि पहले हमें फैक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एवरी कंट्री के हिसाब से हमें वहाँ पर फैक्टर आइडेंटिफाई करने पड़ेगा। सेकंड हमारा क्या है, फैक्टर सिलेक्शन। तो फैक्टर सिलेक्शन में हम पहले फैक्टर में आइडेंटिफाई करने के बाद हम फैक्टर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द सिलेक्टिंग द रिलेवेंट फैक्टर, एनालाइजिंग रिलेटिंग द वेरिएबल टू फोरकास्ट एंड अफेक्ट द सच फैक्टर ऑन बिजनेस। यानी बिजनेस में हमें जो रिलेवेंट फैक्टर है उन्हीं को सिलेक्ट करना होगा। कुछ फैक्टर वो रिलेवेंट नहीं करते तो उन्हें हमें सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड होता है हमारा वेरिएबल एनालाइज। वेरिएबल एनालाइज क्या होता है, थर्ड होता है हमारा वेरिएबल एनालाइज। वेरिएबल एनालाइज क्या होता है, दिस इज द फ्लो बाय प्रोफाइलिंग द फैक्टर अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कैन बी क्रिएट फॉर बिजनेस। यानी जो फैक्टर होते हैं 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं उनको हमें समझना है। फोर्थ होता है हमारा स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग क्या होती है, दिस इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट एनालाइज। इट डिटरमाइन द स्ट्रेटेजिक पोजिशन वेस्ट आफ्टर एनालाइजिंग एन एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट एनालाइज, यानी कि जो एनवायरमेंट क्या होता है, जैसे इंडिया एक एनवायरमेंट है, ठीक है, और इंडिया से जो बाहर हैं वो भी एनवायरमेंट है। जो इंडिया का है उसे हम एनवायरमेंट कहेंगे, इंडिया से जो बाहर है उसको हम ग्लोबल एनवायरमेंट कहेंगे। यानी कि वन नेशन से और भी ज़्यादा होते हैं, उन सबको कंबाइंड असेसमेंट करते हैं, उसे हम ग्लोबल एनवायरमेंट कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट एनालाइज, उसके 4 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला क्या होता है? फैक्टर आइडेंटिफिकेशन। हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन। फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें फैक्टर को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट। पहले हम फैक्टर को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। सेकंड क्या करो? फैक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड क्या है भैया? जो भी फैक्टर में है वेरिएबल होंगे उनको एनालाइज करना होगा। वेरिएबल क्या होंगे? पॉजिटिव और माइनस, नेगेटिव। फिर जब एनालाइज करने के बाद हमें स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनानी पड़ेगी। यानी फैक्टर आइडेंटिफिकेशन में हमें कौन से फैक्टर आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे? कुछ पॉलिटिकल होंगे, कुछ इकोनॉमिकल होंगे, कुछ लीगल होंगे, कुछ सोशल कल्चर होंगे और कुछ टेक्नोलॉजिकल होंगे। पॉलिटिकल मतलब है पॉलिटिकल मुद्दा, इकोनॉमिकल मतलब कोस्ट से रिलेटेड, लीगल मतलब है कंप्लायंस से रिलेटेड, और सोशल कल्चर से मतलब है कल्चर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, एप्पल की टेक्नोलॉजी। जब फैक्टर हम आइडेंटिफाई करने के बाद हम कौन से फैक्टर को सिलेक्ट करेंगे? रिलीवेंट फैक्टर, जिससे हमें संबंध, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है उससे संबंध करते हैं, उन्हीं फैक्टर को हम सिलेक्ट करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? वेरिएबल एनालाइज। जो भी वेरिएबल होंगे उसमें उसको हम एनालाइज करेंगे। सिलेक्ट द वेरिएबल मेजरिंग फैक्टर, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उनको हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद स्ट्रेटेजिक पोजीशन, डिटरमाइनिंग द पोजीशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपोजिट थ्रेट, यानी कि हम SWOT एनालाइज करेंगे। SWOT। SWOT एनालाइज क्या होता है? स्ट्रेंथ, यानी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी की अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल सकती है, कंपनी थ्रेट क्या है, कंपनी को किससे थ्रेट है, उसको हम एनालाइज करेंगे। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ेंगे तभी तो काम बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वन बाय वन। अब हम पढ़ेंगे पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस क्या होता है? पेस्टल एनालिसिस हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। पेस्टल हमारा क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। पेस्टल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पेस्टल, P4 पॉलिटिकल, P4 पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल। E4 इकोनॉमिकल, S4 सोशल कल्चर, T4 टेक्नोलॉजिकल, L4 लीगल और E4 इकोनॉमिकल यानी सस्ता। पेस्टल एनालाइज इज इंपॉर्टेंट टूल यूज फॉर एनालाइजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पेस्टल एनालाइज एक इंपॉर्टेंट टूल है किसका? एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालाइज करने का, स्पेशली इन द फॉरेन मार्केट। कहाँ पर? फॉरेन मार्केट। जो वन नेशन से बाहर की जो मार्केट है उसे हम फॉरेन मार्केट कहेंगे। पेस्टल एनालाइज स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरमेंटल फैक्टर which exist in an international business environment. It helps in gaining the insight of external threat and opportunity faced by organizations. It helps an organization in getting the insight and organization vision. Peastal analysis helps the planning strategic alternative based on desired strategic position which an organization wants to attain. A business organization has function in dynamic environment, therefore needs to analyze different factors arise which is important sustain in the market. Peastal analysis is become more essential in case of international business, as well as manager needs to analyze different factors prevailing in different nations at a given point of time. For example, manager needs to plan strategy based on domestic labor law, economic condition and government policy.
before the entering the market of that nation. There are 3 steps involving the pest analysis. यानी हम पेस्ट को एनालाइज करने के लिए, इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए 3 स्टेप्स हैं. चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन. पेस्ट एनालिसिस. पेस्ट एनालिसिस होता क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द कंसिडरिंग द फैक्टर्स विच आर रिलेवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन. पहला स्टेप है हम फैक्टर को कंसीडर करेंगे. कौन से फैक्टर को कंसीडर करेंगे? जो रिलेवेंट है किससे? ऑर्गेनाइजेशन से. जो फालतू के फैक्टर है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या करता है? नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेप इज कंसिडर विद द आइडेंटिफाइंग एन इन्फॉर्मेशन विच कैन गिव ए क्लियर पिक्चर अबाउट द रिलेवेंट फैक्टर. सेकेंड स्टेप क्या कहता है? हमारे जो क्लियर पिक्चर शो करता है रिलेवेंट फैक्टर की, यानी कि रिलेवेंट फैक्टर को हम एनालाइज करते हैं. थर्ड वो होता है फाइनल स्टेप इन्वॉल्व एनालाइजिंग द डाटा and drawing the conclusion from the selected information. For example, if a manager wants to analyze economic factor, then he or she needs to assess the information related to GDP and tax policy to develop an effective strategy for entering those. चलिए आगे बढ़ते हैं. पेस्ट एनालाइज. पेस्ट एनालाइज. फैक्टर एनालाइज अंडर द पेस्ट एनालाइज. यानी पेस्ट एनालाइज में कौन से फैक्टर को हम एनालाइज करना पड़ेगा? पेस्टल. P4 क्या होता है? पॉलिटिकल. P4 क्या होता है? पॉलिटिकल फैक्टर. E4 इकोनॉमिकल फैक्टर. S4 सोशल फैक्टर. T4 टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. L4 लीगल फैक्टर. E4 एनवायरमेंटल फैक्टर यानी इकोनॉमिक फैक्टर. P4 पॉलिटिकल राजनीति से संबंधित. इकोनॉमिकल कॉस्ट से संबंधित. सोशल कल्चर से संबंधित. टेक्नोलॉजिकल R&D एप्पल की टेक्नोलॉजी से संबंधित. लीगल यानी कंप्लायंस लॉ कानून से संबंधित. एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एनवायरमेंट से संबंधित. चलिए आगे बढ़ते हैं. दे नो टाइम मिस रेडी टू स्टार्ट. पॉलिटिकल फैक्टर क्या होते हैं? पॉलिटिकल फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेगुलेशन. पॉलिटिकल फैक्टर संबंध होते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन से. पॉलिसी एंड लॉ विद द रिगार्ड्स टू ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी, ह्यूमन रिसोर्स एंड एनवायरमेंट of nation. It includes all the law the government and nation pass. It also includes the treating which is nation entry into with the nation across globe, such as trade treating between Asian nation. Political factor also include the rules step while legislation which binds the working environment in a nation, such as working hours and working condition. In case of international business, the rules and regulation made between two nations or between two nations, a group of nations plays an important role. For instance, FDI policy adopted by nation will determine the future investment by international organization into that nation. यानी कि इसमें पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं. पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब क्या है? यानी कि वन कंट्री से ज़्यादा या ग्रुप ऑफ कंट्री. Few example international policy factor can be stability of political environment or foreign trade policy or local taxation rules or membership of international summit and group of such Asian BRICS. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. इकोनॉमिक फैक्टर. पेस्ट एनालिसिस का सेकंड फैक्टर हमारे इकोनॉमिक यानी कोस्ट से रिलेटेड होता है. इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है? कोस्ट से रिलेटेड होता है. इकोनॉमिक फैक्टर can affect the way an organization does its business in the market. These factors are responsible for the demand and supply of the commodity in a nation. Economic factor include rate of inflation, महंगाई, interest rate, foreign exchange, the rate, economic growth pattern. The economic factor of nation can predict the profitability of business. If the organization enters into that foreign nation, these factors can easily influence the way of organizations can function in foreign nation.
For instance, high rate of inflation in any economy can influence the money supply into the economy and adversely affect the purchasing power of customer. This can lead to decline in demand of consumer goods, which can result into the losses for business. चलिए एग्जाम्पल, इकोनॉमिक फैक्टर के एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे? ए इंटरनेशनल इकोनॉमिक फैक्टर कैन करंट एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड रिगार्डिंग द जीडीपी ऑफ नेशंस फॉर exchange rate in international market and their impact on cost of production, current and forecast inflation. थर्ड होता है सोशल फैक्टर. सोशल फैक्टर क्या होता है? सोशल फैक्टर कल्चर से संबंधित होता है. डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट कल्चर होते हैं. चलिए social factor related to social behavior and culture affect prevalent among the people of nation. It includes a local language, religious belief and cultural practice. It also includes the manner in which population of nation respond of law, rules and regulations. The demand for the product and service of organizations can be also be affected by attitude of customers towards them. Therefore, organizations should take into consideration of social values of nation before launching their product into the foreign market. Social factors also include the demographic aspects of nation. A global business needs to adapt itself to social culture environment of nation before entering the domestic market on foreign nations. Few example of inter social factor. सोशल फैक्टर के एग्जाम्पल क्या होते हैं? परचेजिंग हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ कस्टमर फॉरेन डोमेस्टिक मार्केट. सेकेंड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ टारगेट कस्टमर्स. थर्ड, रिलीजियस एंड कल्चर बिलीफ ऑफ कस्टमर. फोर्थ, एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क पॉलिटिक्स. ये हमारे एग्जाम्पल हैं. चलिए आगे बढ़िए. थर्ड, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? R&D से रिलेटेड. R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. एप्पल के टेक्नोलॉजी. एप्पल क्या होता है? एप्पल कंपनी जिसके आईफोन आते हैं. इसके फाउंडर मेंबर कौन है? स्टीव जॉब्स. और जो करंट स्टीव जॉब्स, उनको कैंसर हो गया था, तो उनके बाद ये कंपनी कौन चला रहे हैं? टिम कुक. ये जनरल नॉलेज है. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इन द प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होती है. एप्पल कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एप्पल के टेक्नोलॉजी. For achieving the competitive advantage in market industry, the new and advanced technology enable an organization to develop better products, services for the target market. It may allow organizations to innovate new product process or service, which can ultimately lead to creations of new market for the organizations. Technological factors include patents, research and development, technological advancement, automation technology owned by the organizations. For instance, emergence of artificial intelligence in the form of smart device into the everyday life is a form of technological advancement which can give organization edge over its competitors. चलिए एग्जाम्पल समझते हैं हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के. A few example technological factor. Few example technological factors. Intellectual property. Intellectual property क्या होती हैं? जो रजिस्टर की जाती हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंध रखती हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू फॉरेन नेशन, जो कि इनोवेशन से संबंध रखती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंध रखती हैं, उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं.
जो कि 5 साल के लिए कुछ रिजर्व होता है, उसके अलावा तब तक कि वो मतलब उसके बेनिफिट ना ले ले तब तक दूसरी कंपनी उसका उस पर काम नहीं कर सकती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉरेन नेशंस, द करंट स्टेटस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फॉरेन मार्केट। चलिए अब हम पढ़ते हैं लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर क्या होता है? लीगल फैक्टर क्या होता है? लीगल फैक्टर क्या होता है? लीगल फैक्टर आर रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ ऑफ ए नेशन, यानी उस देश की कानून व्यवस्था को हम लीगल फैक्टर कहते हैं, जहाँ पर कंप्लायंस का फॉलो करना होता है, यानी कानून मानना होता है। उस देश की कंट्री का कानून हमें मानना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री में बिजनेस कर रही है। दीज फैक्टर कैन इम्पैक्ट ऑन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट। ये हमारे 2 टाइप को हो सकता है, माइक्रो हो सकता है और मैक्रो। माइक्रो क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट को माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर इंस्टेंस द लेवल लॉस ऑफ नेशंस कैन इन्फ्लुएंस द human resource policy of an organization in a foreign nation. Moreover, an organization needs to obtain various permissions from the regulatory body and adherence to legal requirement. Legal factors include environmental law, industry regulations, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, यानी उस देश के कानून का फॉलो करना पड़ता है, उस देश की कानून की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है यदि बिजनेस करना है। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ लीगल फैक्टर: लॉ रिलेटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लॉ रिलेटेड नेशनल एनवायरमेंटल, लॉ रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि 3 टाइप के कानून है यहाँ पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए कानून है। नेशनल एनवायरनमेंट यानी देश की सुरक्षा के लिए कानून है। ह्यूमन रिसोर्स के लिए कानून है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर includes all the factors related to physical environmental of the nation and rules related to protection of environment. Environmental factors include climate, weather condition, environmental law, geographical location, and global environmental convenience. For instance, organization waste in tourism sector and agricultural produce are highly influenced environmental factors. A few examples of environmental factors: the environmental protection law, climate condition of nation, rules related to disposal, waste and energy consumption, policy formulated under the international environmental convention. चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव यानी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव क्या है? आफ्टर परफॉर्मिंग एनवायरमेंटल एनालिसिस द मैनेजर नीड्स टू डेवलप स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव फॉर मेकिंग द ग्लोबल बिजनेस ग्लोबल. There are several approaches which one can be undertaken for going global. The organization has to decide as how they want to internationalize their business. The process of internationalization business is based on 2 decisions regarding the strategy to adopt it for making the process of business international and the extent to which organization wants to invest in international market. There are three major strategy option for going international. यानी 3 ऑप्शन स्ट्रेटजी हैं इंटरनेशनल गोइंग इंटरनेशनल जाने के लिए. पहला क्या होता है हमारा? मल्टी डोमेस्टिक, ग्लोबल, ट्रांसनेशनल.
ये देर आर 3 मेजर स्ट्रेटजी ऑप्शन फॉर गोइंग इंटरनेशनल। गोइंग इंटरनेशनल जाने के लिए 3 स्ट्रेटजी होती है। पहले क्या होती है, मल्टी डोमेस्टिक। फर्स्ट स्ट्रेटजी, ये हमारे कीवर्ड है, इन्हें हटने हैं, यानी कि चतुर बनने हैं, चतुर, 3 इडियट का चतुर बनना है। रागम राजू चतुर। ग्लोबल और ट्रांसनेशनल। मल्टी डोमेस्टिक होता क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन डिसीजंस एंड एक्टिविटी टू ईच नेशन इन विच it is operating and customized products and service to each market. For example, US auto manufacture mainframed decentralized overseas unit that produce car adapted to different nation and religions. Second क्या है, global. The organization offer standardized product and user integrated operations. Example, an automobile company is treating the counter as a car for all world's market, one that can be produced and sold in any industrial nation. Third होता है हमारा transnational. The organization seeks the best for both multi-domestic and global strategy by globally internationally operations while tailoring the product services to the local market. In other words, organization think globally, acts locally. Many authors refer to the concept globalizations. Global electronic communication connectivity can help integrate operations, while flexible manufacturing enable the organization to produce multiple versions the products from the same assembly line, tailoring them to different market. This gives more choice in location facilities to take advantage of cheaper labor to get the best other factor of productions. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे एंटरिंग द ग्लोबल मार्केट। मैं ग्लोबल मार्केट में कैसे एंट्री करनी है, यानी ग्लोबल मार्केट में हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ एंट्रिंग द ग्लोबल मार्केट इज टू चूज द मोड ऑफ एंट्री। जैसे एप्पल का मोबाइल भारत में एंट्री कैसे करा, वॉलमार्ट इंडिया में कैसे आया, अपना हल्दीराम विदेशों तक कैसे पहुंचा, टाटा कंपनी विदेशों में कैसे पहुंची। चलिए समझते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटरिंग द ग्लोबल मार्केट इज टू चूज द मोड ऑफ एंटरिंग द देयर आर सेवरल मॉडल्स ऑफ एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट. द मोड्स ऑफ डिफर ऑन बेसिस of level of investment into the market. An organization select the mode of entry into foreign market depending upon their risk taking. चलिए समझ capacity and information available for prospective market. For instance, an organization having access to required information regarding the prospective foreign market will be able to assume more risk and opt for higher level of investment into the market. Some of the models of entry include the exporting, licensing, franchising, strategic alliance. ये हमारी स्ट्रेटजी है, यानी ये हमारी कौन सी स्ट्रेटजी है ग्लोबल मार्केट में एंट्री करने के लिए। सम ऑफ द मोड ऑफ एंट्री इंक्लूड द एक्सपोर्ट करना, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, स्ट्रेटजिक अलायंस, इक्विएशंस एंड जॉइंट वेंचर। So licensing is the best risk option where the organization can offer their technology other vendor in foreign. On the other hand, franchising involves more engagement in the foreign market through the sharing of technology and patent. It involves list of monetary investment into the foreign market. Exporting is another low investment entering the mode of where organizations can sell
Organization can sell the products they produce for domestic market into the foreign market through. It involves engagement with export agent in the foreign market, but the cost involved is still low. These modes of entry have less investment and low risk of investment. On the contrary, joint venture strategy alliance involve high risk of investment. स्ट्रेटजिक अलायंस क्या होता है? यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन अदर कंट्री में बिजनेस करती है तो उस कंट्री में स्ट्रेटजिक अलायंस करना पड़ता है, जिससे कि उनका वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता। स्ट्रेटजिक अलायंस के माध्यम से उस देश की कंट्री में कोने कोने तक ऑर्गेनाइजेशन पहुँच सकती है स्ट्रेटजिक अलायंस द्वारा। स्ट्रेटजिक अलायंस के बेनिफिट क्या होते हैं? OASP, O for organization, E for economic, S for social culture, P for political. चलिए these modes involve the investing the huge sum of money into the foreign trade market, where an organization ties up with domestic organizations of the host nation. Organization need to select entry mode. अरे क्या हो गया? चलिए expansion into foreign market can be achieved through exporting कर सकते हैं, लाइसेंस बांट सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। एंटरिंग इन द ग्लोबल मार्केट में हम एंट्री कैसे कर सकते हैं? एक्सपोर्टिंग द्वारा, एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचरिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन सबको वन बाय वन समझते हैं। एक्सपोर्टिंग क्या होता है? एक्सपोर्टिंग इन्वॉल्व्स मार्केटिंग ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स इन द फॉरेन नेशन and it is considered to be traditional as well as established method of entering the foreign market. It does not entail new investment, since exporting does not require separate production facility in the target nation. Most of the costs incurred for exporting products are marketing expense. सेकेंड क्या है हमारा? लाइसेंसिंग गिव्स परमिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन द टारगेट नेशन टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइसेंसर. सच प्रॉपर्टी यूजुअली इज इंटेंजिबल, सच एज द ट्रेडमार्क, पेटेंट, प्रोडक्शन टेक्निक. द लाइसेंस पेज ए फी इन एक्सचेंज फॉर द right to use the intangible property and possible for technical assistance. Licensing has the potential to provide very large ROI, since this mode of foreign entry also requires additional investment. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जॉइंट वेंचर लाइसेंस प्रोड्यूस एंड मार्केट द प्रोडक्ट. पोटेंशियल रिटर्न फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटी मे बी लॉस्ट. जॉइंट वेंचर चलिए आगे समझते हैं। जॉइंट वेंचर There are 5 common objectives in the joint venture. Market entry, risk reward and sharing, technological sharing, joint product development, and the conforming to government regulation. Other benefits include political connection and distribution channel access that may depend on relationship. Joint venture favored when the partners' strategic goals coverage while their competitive goals diverge. The partner size, market power and resource small compared
The industry leaders and partners are able to learn from another while limiting access to their own property skills. तो critical issue to consider in the joint venture of ownership and control and length of agreement, pricing, technology transfer, local organizations capability and resource and government intentions. Potential problem include conflict over the asymmetric investment culture, conflict, finally terminate relationship. चलिए आगे बढ़ते हैं. Joint venture have conflicting pressure cooperating complete. Joint venture have conflicting pressure cooperative complete. The strategy imperative the partners want to maximize the advantage gaining for the joint venture, but they also want to maximize their own competitive positions. The joint venture attempt to develop share resource, but each organization want to develop product on the property resource. The joint venture is controlled through negotiation and coordination process, while the each organization may like hierarchical organization. लास्ट है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट is the ownership of facility in the target nation. It involves the transfer of resource including capital, technology and personnel. Direct investment may be made through the acquisition of existing entity and establishment of new enterprise. Direct ownership provides a high degree of control in the operation and the ability to better know customer competitive environment. However, it requires high degree of commitment and substantial resource. Comparison of international market एंट्री मोड हमारे 4 टाइप के एंट्री मोड होते हैं. एक्सपोर्टिंग, जॉइंट वेंचर. हमारे 4 टाइप के होते हैं: एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं. कंपेरिजन इंटरनेशनल मार्केट फॉर एंट्री मोड. एक्सपोर्टिंग क्या होता है? कंडीशन फेवरिंग कंडीशन. ये हमारी कौन सी फेवरिंग कंडीशन है? ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है. यानी कि एक्सपोर्टिंग के हमारे क्या होता है? हमारा लिमिटेड सेल्स पोटेंशियल इन टारगेट नेशन, लिटिल प्रोडक्ट एडॉप्शन रिक्वायर्ड. एडवांटेज में इसमें क्या होगा? मिनिमाइज रिस्क. इसमें रिस्क को मिनिमाइज हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट हमारी मिनिमाइज हो जाएगी और स्पीड ऑफ एंट्री हो जाएगी. और डिसएडवांटेज क्या होता है? हमारे ट्रेड बैरियर्स एंड ट्रेड बैरियर हो सकते हैं भैया. ट्रैफिक एट कॉस्ट. और क्या होगा इसमें? एक्सपोर्टिंग में हाई मतलब हाई टारगेट नेशन. ये हमारे क्या है? हमारे ये फेवर है, ये एडवांटेज, ये यहाँ पर डिसएडवांटेज. तो फेवर में क्या भाई? हाई टारगेट नेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट, लिबरल इंपोर्ट पॉलिसी, हाई पॉलिसी रिस्क, इंपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स एंड लीगल प्रोटेक्शन पॉसिबल एंड टारगेट एनवायरनमेंट. और एडवांटेज में क्या होगा? मैक्सिमाइज स्केल. जो स्केल उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं. यूजर एग्जिटिंग फैसिलिटी और मिनिमाइज रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट. जो हमारा जो रिस्क है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं. और स्पीड ऑफ एंट्री की स्पीड बढ़ जाती है. एबल टू सर्कमवेलेंट ट्रेड बैरियर और हाई. और डिसएडवांटेज क्या होगा? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है. लिमिट एक्सेस टू लोकल मार्केट इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन व्यूड एज आउटसाइडर. और लैक ऑफ कंट्रोल ओवर यूज ऑफ एसेट्स. और लाइसेंस मे बी बिकम
कॉम्पिटिटर। ओके, जो इसने भी लाइसेंस ले रखा है वो हमारा कॉम्पिटिटर भी बन सकता है। चलिए अब हम पर समझते हैं लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग के फेवर में क्या होता है हमारा, ये हमारा फेवर है, ये हमारा एडवांटेज, ये हमारा डिसएडवांटेज। तो लाइसेंसिंग, लो सेल्स पोटेंशियल इन द टारगेट नेशन, लार्ज culture distance, license lacks ability to become competitors, import barriers, large culture distance, assets cannot be fairly priced, high scale potential। एडवांटेज क्या होंगे हमारे, हाई ROI, रिटर्न ऑफ इनकम हमारी बढ़ जाएगी, ओवरकम्स ओनरशिप रेस्ट्रिक्शंस, कल्चर डिस्टेंस, और combines the resource of nations, potential learning। डिसएडवांटेज क्या होंगे हमारे, नॉलेज एंड लीक, जो नॉलेज है कंपनी को लीक हो जाएगी, लाइसेंस पीरियड लिमिटेड होते हैं, और डिफ़िकल्ट मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, और डिलीशन ऑफ कंट्रोल होता है, और ग्रेटर रिस्क देन एक्सपोर्टिंग एंड लाइसेंसिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होगा, जॉइंट वेंचर जब एक से ज़्यादा मिलकर बिजनेस को करते हैं उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। जॉइंट वेंचर में फेवर ये एडवांटेज है, ये हमारा डिसएडवांटेज। तो इंपोर्ट बैरियर्स होंगे इसमें, लार्ज कल्चर डिस्टेंस होगा, एसेट्स कैन नॉट बी फेयरली प्राइस्ड, और हाई सेल्स पोटेंशियल होगा, और सम पोटेंशियल रिस्क रहेगा, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ओनरशिप, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है फॉरेन ओनरशिप पर, और लोकल ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड स्किल्स एंड रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, ब्रांड नेम होगा। और एडवांटेज में क्या होगा, ओवरकम ओनरशिप रेस्ट्रिक्शन एंड कल्चरल डिस्टेंस। सेकेंड होगा कंबाइन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और पोटेंशियल फॉर लर्निंग, और व्यूड एज इंसाइडर, और लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। और डिसएडवांटेज में क्या होगा, डिफ़िकल्ट टू मैनेज, और डिलीशन ऑफ कंट्रोल, और ग्रेटर रिस्क देन एक्सपोर्टिंग एंड लाइसेंसिंग, और नॉलेज स्पिल ओवर, और पार्टनर्स बिकम कॉम्पिटिटर्स। चलिए लास्ट पढ़ते हैं हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट हमारे फेवर, ये एडवांटेज, ये डिसएडवांटेज। तो फेवर में क्या होगा, इंपोर्ट बैरियर्स होगा इसमें, और स्मॉल कल्चर एंड डिस्टेंस होगा, और एसेट्स कैन नॉट बी फेयरली प्राइस, और हाई सेल्स पोटेंशियल होगा, और लो पोटेंशियल रिस्क होगा। और एडवांटेज में क्या होगा हमारा, ग्रेट नॉलेज ऑफ लोकल मार्केट, और कैन बेटर अप्लाई स्पेशलाइज स्किल्स, और मिनिमाइज नॉलेज स्पिल ओवर, और कैन बी व्यूड एन इनसाइडर। और डिसएडवांटेज में क्या होगा, हाई रिस्क देन अदर मोड, और रिक्वायर मोर रिसोर्स एंड कमिटमेंट, और मे बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द लोकल रिसोर्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम EPRG फ्रेमवर्क को समझते हैं। EPRG फ्रेमवर्क is concerned with four strategy oriented which organization can be adopted managing international business। EPRG E स्टैंड होता है हमारा एथनोसेंट्रिक, E फॉर एथनोसेंट्रिक, और P फॉर पॉलीसेंट्रिक, और R फॉर रिजसेंट्रिक, और G फॉर जियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन। नाम तो बड़ा डिफिकल्ट है भाई। These orientation are based on the strategy which an organization can be adopt when going global. These orientation differ from the each other in the basis of
वेरिएशन वीनस ऑपरेशन एंड रिलीजन टू ग्लोबल, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, EPRG फ्रेमवर्क, एथनोसेंट्रिक। चलिए समझते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच। एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है? Ethnocentric approach. Under this approach, the entire process managing the global business is based on the domestic nation of organization. The organization assumes foreign market as secondary market. The entry process of strategic decision making, the control is vested in the domestic or local nation where headquarters of the organization is situated. The organization believes that the products manufactured in the domestic nation are suitable for selling in the foreign market. In other words, the products or services offered in the local market are to be sold in the global market without any alternative made to suit the customer and global market. The whole process of producing the product is based on the domestic nation and finished goods exported to foreign nation for sale further. Under the Ethnocentric approach, an organization adopts the single market strategy, which implies that same marketing strategy is followed in the international market which has deployed in the local market. The organization following the approach ignores the needs and demands of global customers. Therefore, under ethnocentric approach, an organization develops the strategy as per the domestic nation preference, applies those strategies throughout the world without making change in them. एथनिक अप्रोच से मतलब है, स्ट्रेटजी से मतलब ये जो स्ट्रेटजी हम लोकल मार्केट में यूज कर रहे हैं वही स्ट्रेटजी हम फॉरेन मार्केट में हम यूज करेंगे। यानी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं होता, स्ट्रेटजी कांस्टेंट होती है। जो स्ट्रेटजी हम कांस्टेंट मार्केट में हमारी काम कर रही है वही स्ट्रेटजी हम फॉरेन मार्केट में काम करेंगे। यानी स्ट्रेटजी को कांस्टेंट किया था, स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं किया था, उसे हम एथनोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। यानी EPRG की जो फर्स्ट स्टेप होता है एथनोसेंट्रिक अप्रोच में स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं किया था। जो स्ट्रेटजी हम लोकल जो नेशनल मार्केट में यूज कर रहे हैं वही स्ट्रेटजी हम फॉरेन मार्केट में यूज करते हैं। यानी स्ट्रेटजी उसके लिए हम स्पेशल से कोई स्टडी बनाने की जरूरत नहीं होती है, सेम स्ट्रेटजी पर काम होता है फॉरेन मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या मतलब है, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है इसको समझते हैं। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच पॉलीसेंट्रिक अप्रोच बोलते बोलते मतलब मेरा तो गला ही बैठ गया। चलिए अंडर दिस अप्रोच द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द ग्लोबल बिजनेस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट फॉरेन मार्केट वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन सर्विस। दिस अप्रोच इज अपोजिट एथोसेंट्रिक अप्रोच। जो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है वो हमारी जो कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच का अपोजिट है। यानी कि एथोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता था कि उसमें हम स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करते। जो स्ट्रेटजी हम लोकल मार्केट में यूज करते थे वही स्ट्रेटजी हम फॉरेन मार्केट में यूज करते हैं। स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं होता, ना स्ट्रेटजी उसके लिए कोई न्यू बनाया था। जो पुरानी स्ट्रेटजी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी चली आ रही है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच में। और पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, ये अपोजिट होता है एथनोसेंट्रिक अप्रोच का। In this approach, the strategic control is given the subsidiary situated in the foreign nation. इसमें क्या होता है, इसमें जो कंट्रोल होता है वो सब्सिडरी के हाथ में दिया जाता है। यानी कि होल्डिंग है सब्सिडरी। होल्डिंग क्या होता है, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मोर देन 50% जो शेयर है, मतलब यानी कि 51% मान लो, मोर देन 51 शेयर इन द अदर कंपनी, उसको हम होल्डिंग कहेंगे। और जो आउटसाइडर शेयर बचा है, मतलब 100 माने होल्डिंग शेयर, उसको हम सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। तो इसमें जो कंट्रोल है वो सब्सिडरी के हाथ में दिया जाता है। यानी दी सब्सिडरी आर अलाउड टू डेवलप स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ कस्टमर रिजाइडिंग इन द फॉरेन नेशन। इसका मतलब ये है यदि होल्डिंग कंपनी होती है, यानी जो पहली अप्रोच थी हमारी एथनोसेंट्रिक, जो एथनोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता था उसमें सेम स्ट्रेटजी का प्रयोग किया जाता है लोकल मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं होता, ना ही फॉरेन मार्केट में होता है ना
ना कि हमारे लोकल मार्केट में। सेम स्ट्रेटजी में वही फॉलो जाते हैं। एथनोइक मार्केट में क्या होता है, नहीं पॉलीसेंट्रिक मार्केट में ये एथनोसेंट्रिक के ये अपोजिट होती है। इसका मतलब है जो सब्सिडी को कंट्रोल जाता है, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं, यानी जो होल्डिंग कंपनी उसको कोई मतलब नहीं होता। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज आल्सो सिचुएटेड इन द फॉरेन नेशन। इन द अदर वर्ड्स, द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर हाईली localized to serve the foreign customer. Hence, the product, service, and market strategy vary from nation to nation. For example, an organization selling its product to international markets, say India and Japan, will have different range of products for the customer of both nations based on their needs. Therefore, under the polycentric approach, organizations develop the different strategy in different nations depending upon the preference of customer residing those nations. थर्ड है हमारा रीजन सेंट्रिक अप्रोच। चलिए इस रीजन सेंट्रिक अप्रोच को भी समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन सेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है? Region centric approach is based on the division of global market into the particular region, such as South Asian region, European region, or American region. In other words, entire world is clubbed into different regions based on certain similarity. Under this approach, an organization formulated a different strategy for different regions. This implies that different nations pertaining to one region will follow same strategy. The market located in different nation of region are assumed as a one single international market. The based on common trade, the same range of product and service are offered to customer on particular region. These products and services are developed based on the needs, demands of all the customer belonging to particular region. Hence, the product and service are less localized in comparison on the one under the polycentric approach. The marketing strategies are also common for all the market coming under the region. For example, an organization will plan different international strategy for European market and South Asian market. However, a single strategy will be implemented in different European nations such as Germany, Spain, Italy, whereas another single strategy will be implemented in South Asian nation वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया। अब लास्ट हमारा जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है? चलिए समझते हैं इसको। Geocentric approach. Under this approach, the entire world is depicted as one single market. Geocentric approach का मतलब entire world is single market समझा जाता है. This implies that there is no difference between domestic and foreign market. एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच में जो डोमेस्टिक नेशन और फॉरेन नेशन में कोई अंतर नहीं समझा जाता है. एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग द जियोसेंट्रिक अप्रोच फॉर्मेट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द ग्लोबल नीड्स of the consumer. The same products and service offered in all markets throughout the globe. The production process can be situated anywhere in the world depending upon the low cost of production and availability of raw material. This approach enables effective adaptation to changing needs across the different nations. Such as approach is suitable and organizations which makes high-end products with unique features such as luxury car market. चलिए आगे समझते हैं. चलिए ग्लोबल सप्लाई चेन एंड कॉम्पिटिटिवनेस. ग्लोबल सप्लाई चेन एंड कॉम्पिटिटिवनेस. Logistic capability in movement, supply and goods make global operation. Global operation involve highly coordinated international flow of good information, cash, work progress. Setting up global supply chain such to support producing, selling products. It may be nation the right cost and service level is very difficult task. However, benefit of managing the difficult
Tasking has many benefits which may include rationalization of global operation by setting up the right number of factors and distribution centers, integration of far-flung and operation under the unified command to better manage inventory in order to fulfilling activity, optimizing global supply chain operations can cut the delivery time and cost drastically and improve the global competitiveness. Smart supply chain planning the result in local facilities where they make the logistic sense while saving the tax. This is the better than simply locating where the cheaper cheapest but where taxes and other cost may not be favorable. चलिए चलिए आज हमारा थर्ड यूनिट ख़त्म समाप्त हो गया है। चलिए ये समरी है। चलिए यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको और इम्प्रूवमेंट दिखाई दे। चलिए पाल कॉमर्स में आपका द्वारा फिर से स्वागत होगा। चलिए थर्ड यूनिट हमारा एंड हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊँगा। चलिए बाय बाय दोस्तों, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फुल जोश के साथ। आज हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेटजी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन था पहले फिर उसके बाद नीड फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, फिर लास्ट में हमारा ये था ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। पढ़ने के बाद हमारा इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालाइज इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, एनवायरनमेंट एनालाइज प्रोसेस। इसमें क्या 4 फैक्टर होते हैं? फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, फैक्टर सिलेक्शन, वेरिएबल एनालाइज, एनवायरनमेंट पोजिशनिंग। फिर उसके बाद हमारे पेस्ट एनालाइज क्या होता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। फिर उसके बाद क्या था हमारा? फिर उसके बाद था हमारा ग्लोबल स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव। ग्लोबल स्ट्रेटजी में कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज होती है? मल्टी डोमेस्टिक, ग्लोबल, ट्रांसनेशनल। फिर उसके बाद था एंटरिंग ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में एंट्री किस रूप से कैसे करते हैं? इसमें 4 था: एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद था ERP, ये रहा EPRG फ्रेमवर्क। EPRG का फॉर्म मतलब क्या आता है? एथनोसेंट्रिक अप्रोच। एथनोसेंट्रिक अप्रोच में क्या सेम स्ट्रेटजी यूज की जाती है फॉरेन मार्केट और लोकल मार्केट, कोई स्ट्रेटजी में बदलाव नहीं होता, एजिटेड स्ट्रेटजी में काम होता है। और पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है? ये अपोजिट होता है हमारी एथनोसेंट्रिक अप्रोच में, और इसमें सब्सिडी के हाथ में कंट्रोल दिया जाता है, वो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी यूज कर सकती है। और रीजनसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है? रीजनसेंट्रिक अप्रोच बेस्ड ऑन डिवीजन ग्लोबल मार्केट इनटू द, ये इसको ना रीजन, डिफरेंट रीजन के अनुसार उसे बांटा जाता है, उसी हिसाब से स्ट्रेटजी यूज की जाती हैं। और लास्ट में क्या आता है हमारा? जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक में क्या है? होल कंट्री इज अ सिंगल मार्केट, तो उसके लिए उस स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी पड़ती। जो स्ट्रेटजी है सेम स्ट्रेटजी पूरे सिंगल मार्केट यानी पूरे वर्ल्ड में यूज होती है। ये एंड हो चुका है। चलिए यदि मेरी वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।